वेलकम बैक। हाँ सही है। आज इंडोक्रिनोलॉजी की बात करेंगे हम। जब इंडोक्रिनोलॉजी की बात करते हैं, इंडोक्रिन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे जाना ज़रूरी है। और इंडोक्रिनोलॉजी पढ़ाने से पहले, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाने से पहले इसके जन्मदाता को कैसे भूल सकते हैं। क्लाउड बर्नार्ड, जो इंडोक्राइन टर्म को दिया, जिन्होंने बताया कि इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जिनका सिक्रीशन विद इन द ब्लड होता है। फंक्शन के एतबार से थॉमस एडिसन को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने सर्वप्रथम एडिशन रोग के बारे में हमें बताया, जो एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की कम सिक्रेशन से होता है। और इसी यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी भी कहा जाता है। इंडोक्राइन सिस्टम को हम फेज वाइज बांटते हैं। यह इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जब बात करते हैं तो हमें ये जानना होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका नेचर क्या है, यह कितने तरह का है। इससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड कहते किसे हैं? ग्लैंड इज द ऑर्गन ऑफ सिक्रीशन। ग्रंथि वो अंग है जिसका कार्य सिक्रीशन हो। ये ग्लैंड दो तरह के होते हैं। एक ग्लैंड डक्ट वाला, जैसे सेलेब्री ग्लैंड, जो अपने रतुबात को, जो अपने सिक्रीशन को, अपने माद्यात को एक नली के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग पहुंचाता है। और दूसरा है बिना डक्ट वाला ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट वाले ग्लैंड को एक्सोक्रीन ग्लैंड कहते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, सेलेब्री ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, या पैंक्रियास का नाम लिया मैंने। दूसरा डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड को ही इंडोक्रीन ग्लैंड कहते हैं। इसमें डक्ट होता नहीं है। तब यह अपने सब्सटेंसेस को कैसे दूसरे भागों में पहुंचाता है। यह अपने सब्सटेंसेस को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर देता है, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करके शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है, और इस तरह से यह अपने केमिकल सब्सटेंस को जहाँ भेजना होता है भेज देता है। इसलिए इसका नाम इंडो प्लस क्राइन पड़ा। इंडो का मतलब विद इन, क्राइन का मतलब सिक्रीशन। विद इन सिक्रीशन, विद इन द ब्लड सिक्रीशन। यह इंडोक्राइन ग्लैंड्स कई भागों में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप है इंडोक्राइन स्पेशलिस्ट, इंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशलिस्ट। इंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशलिस्ट में आ जाते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन के लोअर, हाइपोथैलेमस तब ब्रेन का निचला भाग है, और उसी हाइपोथैलेमस से लटका हुआ एक मटर के साइज का संरचना पिट्यूटरी ग्लैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यह पिट्यूटरी ग्लैंड। स्फिनोइड बोन के अंदर एक कनकेविटी होती है, एक धंसाव होता है, एक कैविटी होती है, जिसका नाम है सीला टर्सिका। उसी सीला टर्सिका में यह मटर के साइज का पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित रहता है। टर्सिका का अर्थ होता है सीट, यानी वहाँ यह सीट करता है। लैटिन शब्द है टर्सिका, जिसका मतलब होता है सीट।
उसके बाद एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट ग्लैंड गले में पाए जाते हैं। गले में जो पाया जाता है ट्रेकिया के ऊपर मौजूद रहता है उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के बाद किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। ये किडनी से अटैच है इसलिए एड्रीनल, ये किडनी के ऊपर इसका पोजीशन है इसलिए इसका सुप्रारीनल। तो पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल और इसके अलावा चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड भी पाया जाता है। ये एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट ग्लैंड। ये ग्लैंड्स ऑर्गन के रूप में हैं और जो अभी मैंने नाम लिया इनमें से थाइमस ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो केवल एक हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको छोड़कर बाकी अन्य जितने भी ऑर्गन है एंडोक्राइन के वो सभी मोर देन वन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन पार्ट ऑर्गन के रूप में अभी तस्करा किया मैंने। इसके अलावा यह टिश्यूज के रूप में भी पाए जाते हैं और कोशिकाओं के रूप में भी पाए जाते हैं। टिश्यू और कोशिका के रूप में यह अन्य भागों के साथ पाए जाते हैं, जैसे पैंक्रियाज में अग्नाशय जिसे कहते हैं पेट के पास होता है। उस अग्नाशय में जो एंडोक्राइन पार्ट है उसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, क्योंकि यह एक जजीरा की तरह पैंक्रियाटिक टिश्यूज फ्लूइड में पड़ा रहता है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये एंडोक्राइन टिश्यूज है जिसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसमें दो प्रकार की मुख्यतः कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन नाम शब्द ये बड़ा प्रचलित है और डायबिटीज़ के लोग भली भांति इस टर्म को जानते हैं क्योंकि यह डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत इसकी भूमिका है। और नीचे आए जननांगों में आए, टेस्टिस, मेल गोनेड, ओवरी, फीमेल गोनेड में भी यह एंडोक्राइन सेल और टिश्यूज के रूप में उपस्थित है। मेल गोनेड की बात करें, टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में यह इंटरस्टिशियल सेल और सेर्टोली सेल के रूप में मौजूद है। इंटरस्टिशियल सेल खास करके इंटरस्टिशियल सेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन या एस्ट्रोजन का स्रावन करता है। फीमेल गोनेड ओवरी की बात करें तो ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल्स एंडोक्राइन पार्ट है। उसके बाद ओवुलेशन के बाद जो संरचना बनती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, यह पीले रंग की सब्सटेंस होती है। ल्यूटीन इस नाम है इसका, ल्यूटीन का अर्थ होता है पीले रंग की सब्सटेंस। वो एक टिश्यू है और यह भी एंडोक्राइन पार्ट है जिससे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। आंत के अंदर भी इसके सेल्स पाए जाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स, जिससे सिक्रीटीन नामक हार्मोन का स्रावन होता है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह ऑर्गन, टिश्यूज और सेल के रूप में जगह जगह बटे हुए हैं। इनसे जो सब्सटेंस निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं। स्टार्लिंग और बेलिस ने इस शब्द हार्मोन को प्रस्तुत किया, जो कि शब्द हार्मा से बना हुआ है। हार्मा का मतलब होता है टू जंप, यानी यह केमिकल सब्सटेंस ब्लड में डायरेक्ट जंप कर जाता है, सीक्रेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम हार्मा पड़ा। हार्मोन का साइंटिफिक डिफिनीशन जो है वो ये है कि हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो इंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है और अपने टारगेट पार्ट पर, टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। ये याद रहे कि यह केमिकल सब्सटेंस जिस इंडोक्राइन पार्ट से या ऑर्गन से रिलीज होगा उस पर पुनः एक्ट नहीं करता। यही केसेस देखा गया पीनियल बॉडी के केस में। पीनियल से जो सो कॉल्ड हार्मोन कहा जाने लगा था मेलाटोनिन को, सेरोटोनिन को, वो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन पीनियल बॉडी से रिलीज होकर पुनः पीनियल बॉडी पर एक्ट करते हैं। यही वजह है कि इसे पीनियल अथॉरिटी चंदन हालदर मिश्रा ऑफ BHU ने ओवर रूल कर दिया कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन पीनियल, यह हार्मोन शब्द इसे उचित नहीं है और इसे हार्मोन हम नहीं कह सकते क्योंकि यह जिस पार्ट से रिलीज हो रहा है उसी पार्ट पर एक्ट करता है। और यही वजह है कि पीनियल को पिट्यूटरी या डार्टफुल एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो याद रहे कि हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो जिस एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है उस पर कभी एक्ट नहीं करता, ये अपने टारगेट ऑर्गन पे काज करता है। हार्मोन्स कि अगर केमिकल नेचर हम देखें तो ये हार्मोन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक लिपिड सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होगा वह वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा और जो वाटर सॉल्युबल होगा वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगा। जो लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। इनके एक्शन फास्ट होते हैं क्योंकि यह सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मुख्यतः लिपिड से बना होता है, वसा से बना होता है, ये उसमें डायरेक्ट एंट्री पा जाते हैं क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, इसलिए इनका एक्शन फास्ट होता है। लेकिन जो नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं यानी प्रोटीन, पेप्टाइड्स और डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड्स, ये हार्मोन्स का एक्शन स्लो होता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं, यह लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए इनकी डायरेक्ट एंट्री सेल के अंदर नहीं होती। जो इनका टारगेट सेल होता है, जो टारगेट ऑर्गन होता है, उस टारगेट सेल के पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास अपने संवाद को ले आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हैंड ओवर करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निचले लेयर पे, इनर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसड्यूसर होता है
जो इनके संवाद को, जो मैसेज लाया है ये प्रोटीन, एमिनो एसिड और पेप्टाइड हार्मोन, उस संवाद को ये सेल को हैंड ओवर कर देता है। ट्रांसड्यूसर के पास एडिनाइलेट साइक्लेज नाम का एंजाइम होता है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है, और जो संवाद या हार्मोन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, जैसे कि लॉक एंड की, एंजाइम और सबस्ट्रेट मैकेनिज्म के आधार पर, ये संवाद ट्रांसड्यूसर के द्वारा साइक्लिक एएमपी के रूप में परिणत हो जाता है। अब इस जो संवाद लाया है कि किस तरह का प्रोटीन बनाना है, किस तरह का कार्य करना है या हार्मोन, वो संवाद अब साइक्लिक एएमपी सेल के इंटीरियर पार्ट को साइटोप्लाज्म के पास लेकर जाता है या डीएनए मशीनरी के पास लेकर जाता है। इसलिए साइक्लिक एएमपी को सेकेंड मैसेंजर कहते हैं, और यही वजह है कि ये टाइम टेकिंग है, और जो भी नॉन एस्टेरॉयडल हार्मोन्स है उसमें समय लगता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लें कि नॉन एस्टेरॉयडल हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन है, तो अगर कोई ग्रोथ के लिए या प्रोटीन या एमिनो एसिड लेता है या ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन या इंजेक्शन के रूप में लेता है, तो तुरंत उसका ग्रोथ नहीं दिखता, तुरंत ग्रोथ नहीं होता। लेकिन वही अगर कोई एस्टेरॉयडल इंजेक्शन ले लिया, बेटनेसोल ले लिया, डेकाड्रॉन ले लिया, तो तुरंत हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाता है, इमीडिएट एक्शन होता है। सेक्स एस्टेरॉयड ले लिया, तुरंत एराजोल होने लगता है। ये साबित करता है कि इनकी डायरेक्ट एंट्री। ये रहा जनरल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, कि ये हार्मोन रिलीज होने के बाद ये अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट पार्ट पर कैसे एक्ट करते हैं। अब हम एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस के पास रेगुलेटिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं, या रेगुलेटिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, उसके सिक्रेशन को। हम पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते थे। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि वो किसी के अंडर में, किसी के वो अंडर कंट्रोल नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ग्लीमैन एंड सेली ने रेगुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस को प्रस्तुत करके ये साबित कर दिया कि नहीं, पिट्यूटरी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको जिस तरह का मैसेज हाइपोथैलेमस से मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये तभी कार्य करता है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहना उचित नहीं है, और तब से इसका परिभाषा चेंज हुआ और इसे मास्टर ग्लैंड ना कह करके बल्कि मास्टर ऑफ इंडोक्रीन ऑर्केस्ट्रा कहा गया। जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी में एक मास्टर होता है और अपने इशारों से और छड़ियों से इंस्ट्रक्शन देता है, उसके हिसाब से म्यूजिक ऑर्गेनाइज होती है। अब पिट्यूटरी की बात करें। पिट्यूटरी, जैसा कि पहले तस्करा किया मैंने, कि यह ब्रेन के निचले भाग में एक स्फेनोइड बोन नाम के कॉन्केविटी में, जिसका नाम है सीला टर्सिका, में सुरक्षित रहता है। पिट्यूटरी की उत्पत्ति डुअल है। एक्टोडर्म तो उत्पत्ति है ही, लेकिन डुअल एक्टोडर्मल है। पिट्यूटरी का एक पार्ट हाइपोथैलेमस से लटकता हुआ नीचे आता है, जिसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कहते हैं, और माउथ के रूफ ऑफ बकल कैविटी से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सबसे पहले रथेक्स साहब ने देखा था, वो रथेक्स पॉच के रूप में उभरता है, और ये रथेक्स पॉच ग्रो करके
एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी बनाता है, और जो पिट्यूटरी का पार्ट ब्रेन से लटका हुआ था पोस्टीरियर पार्ट, उस पे जाकर के लिपट जाता है। यूं मानो। इस तरह से पिट्यूटरी का डुअल ऑरिजिन है, एक नर्वस सिस्टम से और दूसरा बकल एक्टोडर्म से। बकल एक्टोडर्म का वो पार्ट जो पोस्टीरियर लोब से लिपटता है उसे पास ट्यूबरलिस कहते हैं। पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट जो सबसे बड़ा बल्क पार्ट है, जो नीचे लटका हुआ रहता है, उसे पास डिस्टेलिस कहते हैं। पिट्यूटरी का वो पार्ट जो पोस्टीरियर लोब से चिपका हुआ रहता है, उसे पास इंटरमीडिया कहते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम मैन और एलिफेंट की बात करें तो क्या एडल्ट मैन और एडल्ट एलिफेंट में पास इंटरमीडिया उपस्थित रहता है? आपका जवाब होगा नहीं। इनके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पास इंटरमीडिया पाया जाता है, लेकिन एडल्ट होते ही इनके अंदर ये पास इंटरमीडिया रिड्यूस कर जाते हैं और फंक्शनलेस हो जाते हैं। मैन और एलिफेंट के केसेस, और भी केसेस हैं मैमल में, ये दो ज़्यादा प्रचलित। पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी की बात करें तो यह इनफंडिबुलम के रूप में ब्रेन से लटका हुआ पतला पार्ट है, और नीचे जाकर के जो बल्क हिस्सा इसका लोब से चिपका हुआ है उसे हम कहते हैं पास नर्वोसा। पास नर्वोसा में हाइपोथैलेमस से दो बंडल, नर्व्स के दो बंडल एक्सटेंडेड होते हैं। यह बंडल एक पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से चलता है, और दूसरा बंडल सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से चलता है और आकर के यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में एंड हो जाता है। यह न्यूरोहाइपोफाइशियल ट्रैक्ट नर्व का एक ब्लड वेसल्स से आकर मिलता है, और इस प्रकार न्यूरोहीमल ऑर्गन का निर्माण होता है। उधर आप आए, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करें, एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करें, तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन बताया, पास ट्यूबरलिस, पास डिस्टेलिस, अब पास इंटरमीडिया की बात ही नहीं है, रिड्यूस हो गया। अब जो मेजर पोर्शन बचा इसका वो है पास डिस्टेलिस। इस पास डिस्टेलिस की हिस्टोलॉजिकल स्टडी अगर आप करें तो ये देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक जो स्टेन को पकड़ती हैं, उन्हें क्रोमोफिल सेल्स कहते हैं, या क्रोमोफिल टिश्यूज़ कहते हैं, या क्रोमोफिल्स कहते हैं, और एक वो जो स्टेन को नहीं पकड़ता उसे हम क्रोमोफोब सेल्स या क्रोमोफोब पार्ट्स कहते हैं। क्रोमोफोब प्रायः पास इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। अब इसमें यहाँ एसिड स्टेनिंग को एसिडोफिल्स, बेसिक स्टेनिंग को बेसोफिल्स कहते हैं। ये मेजर हार्मोन सीक्रेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोफाइशियल और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जो अपने हार्मोन को नर्व के द्वारा और ब्लड वेसल्स के द्वारा कंबाइंड इफेक्ट से मीडियन एमिनेंस में जमा करते हैं।
और वहाँ से यह इनके ग्लैंड को हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा प्राप्त होता है। वो रेगुलेटिंग इनहिबिटिंग फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में यह 6 to 7 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जिसमें है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलकर थायराइड पे एक्ट करता है। दूसरा है ACTH हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलकर यह एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, तब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स अपना हार्मोन रिलीज करता है। गोनेड से निकलकर ये पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स निकलते हैं, जो मेल और फीमेल गोनेड्स पे एक्ट करते हैं, और वहाँ विभिन्न हार्मोन का स्त्रावन होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एंड्रोजन मेल गोनेड से और एंड्रोजन एस्ट्रोजन फीमेल गोनेड से। उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसे सोमेटोट्रोपिक कहते हैं। ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से को सोमेटोट्रॉफिक भी कहते हैं। ट्रॉफिक का मतलब ये हुआ कि यह हार्मोन डायरेक्ट जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट ऑर्गन पर, नॉन इंडोक्राइन पार्ट पर एक्ट करेगा, यानी मसल्स और बोन पर, और इसलिए इनलोगेशंस होगा और ग्रोथ होगा, मसल बिल्डअप होगा। दूसरा हार्मोन जो नॉन इंडोक्राइन पार्ट वाला है वो है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी के ये पास डिस्टली से रिलीज होगा और मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होगा।